समाज कल्याण विभाग में 69 में से 48 लोगों को बिना मानकों के आधार पर नौकरी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जिस कंपनी ने इस पूरे काम को किया उनके निदेशक के ऊपर भी एफआईआर हुई है। अवनी परिधि के जो निदेशक हैं वो हमारे साथ हैं। अज्ञात जी, आपकी कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई है समाज कल्याण विभाग में और मंत्री ने खुद ये एफआईआर दर्ज कराई है। ये जो आरोप आप पर लगा है उस आरोप पर आपका क्या कहना है? मेरा इस प्रकरण में सिर्फ इतना कहना है कि सरकार एफआईआर करा सकती है, उसके लिए मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। माननीय मंत्री जी को ऐसी अनियमितता लगी कि एफआईआर करानी चाहिए तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कराई होगी, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें चयन के लिए एक कमेटी बनी थी जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, सारे सरकारी आदमी थे। उस कमेटी में एक भी आदमी मेरा नहीं है। आपको मैं भी प्रपत्र उपलब्ध कराऊंगा कि देख लीजिए, कमेटी जो बनी हुई है चयन के लिए उसमें 7 के 7 सरकारी आदमी हैं। मेरा काम केवल इतना था कि उस कमेटी तक मुझे अपने जो आवेदन प्राप्त हुए थे 1998 उन लोगों को कमेटी तक भेजना था, वो मैंने अपना काम किया। उसके बाद 1998 लोग इसमें फाइनल में गए थे। कोर्स कोऑर्डिनेटर पद है तो कुल 1998 लोगों का ही आवेदन आया था। तो 1998 लोगों को हमने कमेटी के पास भेजा, कमेटी को जो उचित लगा कमेटी ने वो किया। अब अगर उसके बाद भी किसी के पेपर फोर्ज निकल गए हैं तो कमेटी बताएगी कि उन्होंने उसके पेपरों की जांच क्यों नहीं कराई, क्योंकि मैंने तो ये 22/12/2023 का प्रकरण है। मैंने तो पहली लिस्ट जारी होने वाले दिन ही पहला पत्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज को लिख दिया था कि भाई साहब इनके पेपरों की जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये जिम्मेदारी किसकी है? कागजों की जांच की जिम्मेदारी आपके, क्योंकि आप इस कंपनी के तौर पर जो आपने काम किया, लोग आपके पास आवेदन की, जिम्मेदारी आपकी है, विभाग की है, लोक सेवा आयोग का कितना इसमें रोल है? नैतिक रूप से तो इसकी जिम्मेदारी सबकी होती है। माननीय मंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अगर कागजों की बात करी जाए तो कागजों में 100% जिम्मेदारी कमेटी की, क्योंकि उसमें कमेटी का केवल गठन ही नहीं हुआ, उस गठन के साथ ये भी लिखा है कि साक्षात्कार तथा अभिलेख सत्यापन की कार्य को कमेटी को करना है। हमको कराना है शब्द लिखा है, करना है शब्द नहीं लिखा है उस पेपर पे। तो निश्चित रूप से कमेटी की जिम्मेदारी थी। 7 लोग उस कमेटी में रहे, उसमें सारे समाज कल्याण विभाग के ही लोग रहे? सारे समाज कल्याण के विभाग के लोग हैं। हमारा एक भी आदमी उस कमेटी में नहीं है। अधिकारियों के तौर पर कौन उसमें था और कौन कौन लोग उसमें एक कमेटी को हेड कर रहे थे श्री बिसेन साहब, सुनील बिसेन साहब। दूसरे कमेटी को हेड कर रहे थे आर.के. सिंह साहब। 2 कमेटियां बनी थी। 2 कमेटी बनी थी, चूंकि लोग ज़्यादा थे इसलिए कमेटी 2 बनी थी। आर.के. सिंह साहब इस समय रिटायर हो चुके हैं। श्री सुनील बिसेन साहब इस समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा एक किस पद पर रहे? ये संयुक्त निदेशक पद पर थे, जॉइंट डायरेक्टर थे। और इसमें से जो शेष लोग थे वो सब जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, जिसमें एक पवन कुमार यादव और अनामिका सिंह और इत्यादि लोग थे। बाकी लोगों का नाम मैं उस पर देख कर बता सकता हूँ। 14 अलग अलग लोग थे, 2 अलग अलग कमेटियां बनी, 7 लोग थे। एक कमेटी में 4 लोग थे, एक कमेटी में 3 लोग थे। जी, इन्हीं लोगों ने फिर फाइनल साक्षात्कार किया और उसके बाद जो चयन हुआ 69 लोगों का, वो इन्हीं लोगों ने। जी, साक्षात्कार इन्होंने इसी कमेटी ने लिया और चयन भी इसी कमेटी ने किया। अच्छा, इसमें मानक क्या है? किस आधार पर लोगों का चयन होना था? आपके पास कितनी अर्हता पर लोग आ सकते थे और किस आधार पर चयन? देखिए, मानक के संबंध में जो शासनादेश है उसका 12.2 पॉइंट ये कहता है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण जो है मानक है। सिविल सेवा मेंस हुआ या इंटरव्यू हुआ? मेंस, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण शब्द लिखा है, लेकिन अगर इसका सब मतलब भावार्थ ये है कि इंटरव्यू उत्तीर्ण, तो इंटरव्यू उत्तीर्ण वाला व्यक्ति आपके यहाँ क्यों आएगा वापस काम करने? इसका भावार्थ ये है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण का मतलब ये है कि ये 40% नंबर के साथ उत्तीर्ण या अर्हता रखने वाले, मेरिट में आने वाले वो व्यक्ति जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया। अगर ये बात ऐसे लगाई जाए कि उत्तीर्ण का तात्पर्य यह है कि 40% नंबर, तो ये 48 लोग नहीं है, मात्र 8 लोग होंगे जिनके पेपर फर्जी निकलेंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। और अगर जो है मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण का अभिप्राय ऐसे लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो लगाया जाए तो फिर ये 48 नहीं है। ये योजना 2021 से चल रही है, ये फिर 48 लोग नहीं निकलेंगे, ये 148, हो सकता है 248 निकले, क्योंकि जिलों में भी तो इसके सिलेक्शन पहले कमेटी करती थी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। माननीय मंत्री जी का जिला, व्यक्ति का नाम है अर्पित कटियार, उसका चयन सीडीओ साहब की कमेटी के द्वारा किया गया है और ये व्यक्ति मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, मतलब उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया
और इसका चयन सीडीओ साहब की कमेटी के द्वारा हुआ है और इसका समायोजन हमारी कंपनी के माध्यम से कन्नौज के लिए हुआ है। बाद में इस व्यक्ति ने एक या सवा साल पढ़ाया, उसके बाद जॉब छोड़ के चला गया। लेकिन अगर यही मानक है जिस पे 48 लोगों की एफआईआर हुई है तो फिर अर्पित कटियार सही नहीं हो सकते, और एफआईआर तो फिर सीडीओ साहब पर भी बनती है अगर मुझ पर बनी है तो। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा प्रक्रिया कब से, मतलब आपको कब सुगबुगाहट लगी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, गलत है? और उसके बाद, क्योंकि आपने भी कहा कि आपने पत्र लिखा है, लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है, फिर हालांकि इन लोग का 2 साल का कार्यकाल भी लगभग पूरा हो गया, फिर ये अचानक से एफआईआर, जब कार्यकाल खत्म होने के बाद एफआईआर, ये लड़ाई किसकी है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कैसे आशंका होती है। एक सिक्स सेंस होता है, या यूँ मान लीजिए कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। हम लोग चूँकि काम कर रहे हैं 2023 में ही जब ये भर्ती हो रही थी, तो जब पहली बार कमेटी का लेटर मेरे संज्ञान में आया और उसमें कोई हमारा आदमी नहीं था, जबकि जेम का जियो कहता है कि हर भर्ती के इंटरव्यू में जो कंपनी का एक आदमी होना चाहिए, और जब उसमें हमारा कोई आदमी नहीं था तो मुझे उसी दिन शंका हो गई थी कि कुछ गलत होने जा रहा। लेकिन मैं भाई साहब मजबूर था, मैं प्राइवेट आदमी हूँ, ये सरकारी आदमी है। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था कि मैं आयोग को जांच के लिए पत्र लिख सकता था। मैंने 7 पत्र लिखे हैं। मेरे 7वें पत्र का जवाब आयोग ने दिया है कि हम प्राइवेट कंपनी को किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं करते। अगर उसी समय इन लोगों ने सचेत हो जाते तो ये पता ही न चलता। और देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कमेटी का ही कोई सदस्य इसमें मिला हुआ होगा। निश्चित रूप से आप चेक कराइए, आप जांच कराइए, पुलिस जांच करे या कोई भी व्यक्ति जांच करे, कमेटी का ही एक सदस्य इसमें मिला हुआ होगा। इसमें जो लोग आए हैं, जिनका जो फाइनल सिलेक्शन में है, तो क्या उन्होंने गलत मेंस का रिजल्ट लगाया है, गलत इंटरव्यू के कागजात लगाए हैं? किस आधार पर ये 48 लोगों का नाम है? मैंने उन 48 व्यक्तियों से खुद पूछा कि क्या मामला है, सही बताओ। अब तो एफआईआर हो गई, अब छिपाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आज हमको नहीं बताओगे, कल पुलिस को बताओगे। उन सब ने बताया, भैया हमने मेंस दिया था और हम सब लोग एक इलाहाबाद की कोचिंग में पढ़ते थे। कोई एक देव प्रभाकर पांडे करके एक व्यक्ति कोई था जो कोचिंग चलाता था, उसका चयन भी कोर्स कोऑर्डिनेटर में हुआ, लेकिन बाद में पिछले 3-4 महीने पहले उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। ये ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने अपने पेपर देव प्रभाकर पांडे जी को दिए थे और देव प्रभाकर पांडे ने ही हमको नौकरी के लिए कुछ कमीशन तय किया हो या जो भी पैसे रुपए लिए हों, वो जो है देव प्रभाकर पांडे ही इनके सब पेपर को मैनेज करते थे या इनको नौकरी दिलाते थे। और देव प्रभाकर पांडे के कमेटी के किस सदस्य के साथ कैसे संबंध थे ये तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे आज की तिथि में पता चल रहा है उसके हिसाब से बिना कमेटी के सदस्य के मिले इतनी बड़ी भर्ती हो ही नहीं सकती है। पर आप कमेटी के लोगों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पर जिस तरीके से एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट किया गया है, आप भी इस पूरे मामले में चाहते हैं कोई ऐसी जांच हो जिसमें कमेटी के कौन लोग इन्वॉल्व हैं या कौन इसके पीछे षड्यंत्र है, उसका भी नाम निकल के सामने? पुलिस तो जांच कर ही रही है, मैंने कभी अपोज नहीं किया कि पुलिस जांच न करे। मैं तो चाहता हूं कि जांच हो, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच। अगर कोई काम गलत हुआ तो कम से कम दोषी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन निर्दोष ना फंसे। और मेरा सिर्फ इस मामले में यह कहना है कि भाई मेरी मंशा देख ली जाए। अगर मेरी मंशा दूषित होती, कोई भी आदमी जो स्वयं फर्जी करता है वो जांच के लिए लिखता नहीं है। मैंने जांच के लिए 7 पत्र लिखे हैं, अगर मैंने फर्जी किया होता तो ना करता। और मुझे भी एफआईआर में वो आरोप भी हैं कि आपने भी इसमें कमीशन लिया, इस तरीके की चीज़ें। भाई साहब, सेवा प्रदाता को तो सरकार कमीशन देती है, हमें तो सरकार 4.5% कमीशन दे ही रही है। अब उसके बावजूद हमारा पेट न भरे, हमें यहाँ से समाज कल्याण विभाग से हर महीने 4 लाख रुपए का कमीशन आता है। अब 4 लाख में भी पेट नहीं भरेगा तो फिर भाई साहब उनसे जो है जिन फर्जी काम करके तो पेट कभी नहीं भरेगा। अच्छा, इसमें जो लोग भर्ती हुए थे उनकी जो सैलरी होती थी वो भी कंपनियां देती हैं, तो वो सैलरी उन लोगों को रेगुलर जाती थी उसका? जी, हमने सबकी सैलरी दे रखी है, लेकिन हमको अभी लगभग 5.5 करोड़ रुपया विभाग से पाना बाकी है। और समय पे मिलेगा, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है या कैसे मिलता है, लेकिन आज की डेट पे हमारी 5.5 करोड़ रुपए की उधारी विभाग के ऊपर है। कितने महीने की, कितने महीने का? ये लगभग 4-4.5 महीने का पैसा होगा। और हर महीने लगभग कितना पैसा आप लोग सैलरी के रूप में बांटते थे, या इन लोग की क्या सैलरी हुआ करती थी? लगभग 1 करोड़ रुपये महीने। लगभग 1 करोड़ रुपये महीने आप देते थे? जी। अब आप कैसे इसमें जांच चाहते हैं, या कैसे आप? नहीं, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पुलिस जांच कर रही है, हम पुलिस की जांच से संतुष्ट है। हमें कोई जो है किसी के ऊपर उंगली उठाने का ना कोई अधिकार है, ना हम किसी जांच को में असंतुष्ट है। बस हम ये चाहते हैं कि साहब न्याय होना चाहिए, और न्याय के तौर पर यह है कि
इस बात पर गौर किया जाए कि हमारी मंशा कितनी दूषित थी। अगर हमारी मंशा दूषित होती तो हम कभी भी आयोग को पत्र नहीं लिखते कि इसकी जांच की जाए, यह हम कभी नहीं करते। आप चेक करा लीजिए, हमारे 7वें पत्र का जवाब आयोग ने दिया और उसके बाद समाज कल्याण विभाग ने हमको शोकॉज नोटिस जारी किया कि हमने आयोग को पत्र क्यों लिख दिया। मतलब एक तो आप किसी को मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो आप अज्ञात गुप्ता जी को सुन रहे हैं, जो उस कंपनी के ऊपर एफआईआर हुई है उसके निदेशक हैं, और उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हुई है, जो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा वो लोग रहे हैं। हालांकि मंशा पर सवाल जो है वो भले ही चीज़ें उठाई जा रही हैं, इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो इस पूरी प्रक्रिया में, जब से प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से संशय उनके मन में था, इसी कारण उन्होंने लोक सेवा आयोग को पत्र भी लिखा है और अब वो इस पूरी जो जांच चल रही है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी हो वो कम से कम सामने आए। हालांकि एक व्यक्ति का नाम, प्रयागराज से जुड़े एक व्यक्ति का भी नाम वो सामने ले रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।